हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, उसके सेकंड पार्ट को लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और पिछले पार्ट में हमने संविधान के राजनीतिक दर्शन की बुनियादी चीज़ें जानी कि राजनीतिक दर्शन क्या होता है, हमारे संविधान के बनाने के पीछे जो मूल भावना थी और किस तरीके की अवधारणाओं को का प्रयोग करते हुए हमने हमारे संविधान में मूल्य और नैतिकता का समावेश किया, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और ध्यान रखिए, वहाँ से सवाल आ सकता है। आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास से संबंधित एक मुख्य परीक्षा का सवाल मैं आपको बता देता हूँ। पिछली क्लास से सवाल ये आ सकता है कि भारत का संविधान मूल्य एवं नैतिकताओं के सम्मिश्रण को प्रस्तुत करता है। तर्क वितर्क करें या टिप्पणी कीजिए। या एक और सवाल आ जाएगा कि भारत का संविधान केवल कोरा कानून न होकर के मूल्य और नैतिकताओं की एक जीवंत अभिवृत्ति भी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पुष्टि कीजिए या उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। इस तरीके से सवाल जो है आपके पास आ सकता है। अब उसी के ही अगले पार्ट पर हम चलेंगे और आज देखेंगे कि किसी भी संविधान को बनाते समय वहाँ की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ, तत्कालीन समय के लोगों की जो मनोअवस्था है और जो उनकी अवधारणाएं हैं वो कैसे भूमिका निभाती हैं। और जापान के संविधान से हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से मैं आपके साथ ये शुरू करूँगा, उसको आप देखना। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए दोस्त आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल पीएचडी नेट क्वालिफाई है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरा एनजीओ है जिसका नाम है ललित यादव की पाठशाला, तो आप उसको जा कर के फॉलो कर सकते हैं अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे लोगों की हेल्प भी हो जाती है। बेसिकली जो स्लम यानी जो झुग्गियाँ या सड़क किनारे रहने वाले कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ। और उनमें पिछले 6-7 साल में जो बदलाव आए हमारे जुड़ने के बाद, वो बदलाव आपको इंस्पायर करेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे लाइफ में बड़ी ख़राब सिचुएशन होने के बावजूद भी लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो ज़रूर देखना आप। ललित यादव की पाठशाला एनजीओ, अभी तक मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की या अन्य मेरी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप मेरे को कॉल भी कर पाएंगे। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। चलिए आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट ध्यान से सुनना, जो आपके बेनिफिट के लिए है। आपको हो सकता है कि आप बाकियों के मुकाबले जल्दी एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ उन 5 मिनट को सुन करके। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ एक सही दिशा में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की ज़रूरत होती है और ये सब आप प्रॉपर क्लासेस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ पर अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना मतलब एडमिशन लेते हैं, तो उन क्लासेस में आपको डेली लाइव क्लास में अपने टीचर से किसी भी तरीके का डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है। किसी भी सेशन में आप टीचर से किसी भी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होते हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होती हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। काम की चीज़ों में आपको बार बार रिवीजन के साथ आप परफेक्ट हो जाते हो, थोड़ा मास्टर हो जाते हो अपने एरिया में, जो आपको एग्जाम पास कराने में हेल्प करता है। लाइव टेस्ट और क्विज होती हैं ऑल इंडिया लेवल पर, ताकि आप अपने आप को पूरे भारत के स्तर पर जांच सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, यानी कि केवल एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के कोर्स मिल जाते हैं। जो क्लासेस पूरी हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड रहती हैं, जो चल रही हैं वो लाइव होती हैं, तो दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सभी पीडीएफ मिल जाएगा। उसी सब्सक्रिप्शन से सभी टीचर की क्लास मिल जाएगी। 110 से ज़्यादा टीचर अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ।
सभी की क्लासेस, सभी के नोट्स, कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड लाइव सब आपको मिल जाएगा एक ही कोर्स से LY लाइव कोड लगाने से। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है और फिर ये गेट सब्सक्रिप्शन इसके ऊपर आपको टच करना है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपना गोल आप वो दूसरे एग्जाम का सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये करेंगे यूपीएससी का गोल सेलेक्ट करके तो आपके सामने आइकॉनिक और प्लस कोर्स, 2 कोर्स खुलेंगे। इन दोनों में कुछ चीज़ें एक जैसी है, टीचर सभी एक जैसे दोनों में ही हैं, वही है, क्लास भी वही है, टेस्ट सीरीज भी वही है, अनलिमिटेड एक्सेस भी वही है। आइकॉनिक में थोड़ा सा एक बेनिफिट मिलता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, वो है पर्सनल कोच का। एक अनअकैडमी की तरफ से एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको दे दिया जाता है जो आपको रेगुलर आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा एग्जाम पास होने तक, और उससे आपकी पढ़ाई थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है। साथ ही डेली मेंस की आंसर राइटिंग होती है, क्योंकि पूरा मेंस का खेल तो आंसर राइटिंग पर ही टिका है, मेंस में नंबर यहीं से मिलेंगे। तो डेली आंसर राइटिंग करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा रैंक लाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही आपको स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है, आपकी स्टडी पर ध्यान दिया जाता है। तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आप यूपीएससी सीएससी का जीएस सब्सक्रिप्शन अलग से कर सकते हैं, ऑप्शनल अलग से कर सकते हैं, दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं। जीएस का करना चाहते हैं प्लस का, तो ये फीस है, 1 साल से कम कोर्स मत लेना, कोई बेनिफिट नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगी। जब भी कोर्स ज्वाइन करें, अगर आपको केवल रिवीजन भी करना है तो भी 1 साल का कोर्स लेना, क्योंकि इतना प्रोसेस हो जाता है यूपीएससी के एग्जाम होते होते। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 साल का कोर्स लीजिएगा, और अगर आप स्कूल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और फिर उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है तो 3 साल का कोर्स लीजिएगा। ये फीस देख करके घबराना नहीं है, इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, डिस्काउंट दिलवाने वाला हूँ, 10% डिस्काउंट। आप जब भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 24 महीने का कोर्स सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक रेफरल कोड आपको डालना होता है, उसमें आप डालना LYLIVE, ये रेफरल कोड अप्लाई करना। तो अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई का बटन आएगा, अप्लाई कर देना है, तो फिर यहाँ पर आएगा ऑसम यू गोट 10% ऑफ, और डिस्काउंट के बाद आपकी फीस 1 साल की 44,550, 2 साल की 64,800, 3 साल की 81,000 हो जाएगी। रेफरल कोड ध्यान रखना है LYLIVE, ये आपको लगाना है, ये आपकी सफलता का रेफरल कोड है, और आपको अंत तक मैं आपके साथ इससे जुड़ा रहूंगा, आपको पर्सनली 1 to 1 मैं आपको गाइड करूंगा। आइकॉनिक कोर्स, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आप ये रेफरल कोड लगाएंगे LYLIVE, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर भी हो जाएगा। ये 10% डिस्काउंट के बाद फीस आपकी रहेगी। सेम ऑप्शनल के लिए भी है, अगर आप ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऑप्शनल का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी ज्वाइन करते समय कोशिश करना है कि 1 साल 2 साल या 3 साल का ही ज्वाइन करें, उससे कम ज्वाइन नहीं करें। उसमें भी डिस्काउंट आपको मिलेगा LYLIVE, इस रेफरल कोड से 10% डिस्काउंट होकर के ये फीस आपकी रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल की। कोड लगाओगे, पर्सनली मेंटर करूंगा मैं आपको, ध्यान रखना, और 1 to 1 एग्जाम के पास होने तक। दूसरी चीज, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप कोई भी ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शनल मिलेगा, आप जो मर्जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में पढ़ सकते हैं, सब कुछ एक्सेस रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगी। अगर आप कॉम्बो लेते हैं, ऑप्शनल और जीएस दोनों का एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनल और जीएस का एक साथ लेने पर आपको कुछ और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप रेफरल कोड लगाएंगे LYLIVE, ये अप्लाई करना, तो इससे भी कम फीस हो जाएगी। 1 साल की इसमें 10% डिस्काउंट करके 63 के आसपास हो जाएगी। ये आप देखोगे तो ये भी कम होकर के आपकी लगभग 88,000 के अराउंड हो जाएगी। ये देखोगे तो ये लगभग आपका 1,09,000 के करीब हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी फीस टोटल हो जाएगी। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE, ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है, LYLIVE। कॉम्बो कोर्स का एडमिशन एक लिंक के थ्रू होगा, डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अनअकैडमी के ऐप पर, तो उस लिंक के लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूं, उसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। उसको ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा, और वहां पर मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के ऐप से कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। 40 45% डिस्काउंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए।
उसके लिए नए बैचेस आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिक से एडवांस बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, 6 महीने के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। 2021-22 के लिए भी बैच शुरू हो गए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में शुरू हो गए हैं। हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, एक एक हफ्ते के अंतराल में बिल्कुल न्यू बैच फ्रेश जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है। ये 3 ऑप्शनल मैं जीएस वहाँ पर अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर, आईकॉनिक कोर्स पर पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, और इनसे जीएस का लगभग 60% एरिया कवर वहाँ पर हो जाता है। ये रेफरल कोड है, इसको याद रखना है, LY लाइव। इस कोड को लगाएंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। आपको एंड तक, एग्जाम के पास होने तक मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। और ध्यान रखिए, अगर एक टीचर आपको गाइड करता है तो वो आपकी सफलता के रास्ते को बहुत आसान बना देता है, एक तरीके से सुनिश्चित कर देता है। तो उस लंबे समय तक मैं आपको 1-to-1 पर्सनली गाइड करूंगा। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ये रेफरल कोड लगाना LYLIVE, तो फीस में डिस्काउंट के साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी, और PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, PDF भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जोश कैसे है जी, हाउस द जोश, हाउस द जोश, एक हाई जोश बनाए रखना है अंत तक। बहुत डिटेल में और बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग से स्टोरीज मैं जो आपको इससे संबंधित आज सुनाने वाला हूँ, एक अच्छी समझ आपकी विकसित होगी। वहाँ तक जाने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास 6 से लेकर 10th तक की NCERT का महामैराथन नहीं देखा है तो देख लीजिए, YouTube पर अवेलेबल है, फ्री है, 30 घंटे का है, देख लेना, एकदम आपको लगेगा जन्नत मिल गई है, काया पलट हो जाएगी, इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है। ऐसे ही आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का 31 घंटे का एक वीडियो है, वो भी YouTube पर है, और 22 घंटे का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वीडियो है, वो भी YouTube पर है, जरूर देख लेना है। ये सारे एरिया बड़े डिटेल से कवर हो जाएंगे। M लक्ष्मीकांत के 32 घंटे और 60 घंटे के 3 वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे YouTube पर, तो उनको भी पढ़ लेना है, देख लेना है। डिटेल में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है मैंने, लाइन बाय लाइन, आपकी सारी समस्याओं का हल उसमें है। और ऐसे ही 11th क्लास का भी एक मेगा मैराथन है, जिसमें आपको लगभग 60 घंटे के आसपास की क्लास मिलेगी, उसको भी आप देख लेना है। अगर ये आप देखते हैं, पॉलिटी का एरिया आपका मान करके चलिए गजब का हो जाएगा। और ऐसे ही पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते रहना है तो अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर लेना। बाकी टीचर्स की, हमसे भी अच्छे टीचर्स की क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, मैं भी हूँ और बाकी टीचर्स भी हैं, तो उसके लिए कोड लगा देना LY लाइव। चलिए तो आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे संविधान के राजनीतिक दर्शन की, और उसमें हमने ये देखा था कि संविधान बनाने के समय जो कुछ अवधारणाएं हैं वो कैसे संविधान के निर्माण में काम करती हैं, और मूल्य एवं नैतिकता, उनके आधार पर संविधान में किस प्रकार कानूनों का समावेश किया जाता है। इसका उदाहरण NCERT में दिया गया है एक जापान के संविधान को लेकर के। अब जापान के संविधान को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जान लो, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जापान के संविधान के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि NCERT क्या कहता है। ये जापान के संविधान का एक, अगर आप देखोगे तो बेसिक सा एक प्रीफेस आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। पीस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीस इसको कहा जाता है। वर्तमान में भी देखोगे तो जापान एक बड़ा ही पीसफुल देश है, शांति प्रिय देश है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, देश की सेवा में जुटे रहते हैं, दूसरों के साथ तनातनी करने में इतना विश्वास वो नहीं रखते हैं, अपना विकास करने में भरोसा रखते हैं और दूसरे लोगों का विकास में मदद करने में मदद करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब जापान बड़ा ही खतरनाक किस्म का देश होता था, बड़ा ही आक्रमणकारी किस्म का देश होता था, जिसको हम बोलते हैं एक क्लास का एक शरारती नटखट सा बच्चा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इत्तू सा देश है, द्वीपीय देश है, द्वीपों का बना हुआ देश है, भूकंप आते रहते हैं बार बार, फिर भी उसके बाद भी शरारती बड़ा गजब था, इत्तू सा था, लेकिन पूरी दुनिया को हिला दिया था दूसरे विश्व युद्ध में इसको ने, आपको याद होगा।
अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी थी इस अकेले देश ने, उसके पर्ल हार्बर को अटैक करके उसको उड़ा दिया था पूरा का पूरा, है ना। तो ऐसे में वो देश इतना शांति प्रिय देश कैसे बन गया? एक ऐसा देश जिसको दूसरे विश्व युद्ध में विध्वंसक देश माना जाता था, ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि वो आज इतना पीसफुल देश, इतना बेहतर देश बन गया? और उसके संविधान को शांति का संविधान कहा जा रहा है। सोचो, उस देश ने चाइना के ऊपर कब्जा, उसके मंचूरिया और भी पता नहीं कौन कौन से क्षेत्रों के ऊपर घुस करके कब्जा कर लिया था। चाइना कुछ भी नहीं कर पाया था, इतना विशाल देश होने के बावजूद। दूसरे विश्व युद्ध से पहले की घटनाएं बता रहा हूं, 1930 के दशक की। और आज है जापान, नया युद्ध करता है किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं, प्यार से मोहब्बत से रहता है, शांति का देश है। क्यों हुआ? इसको इस स्टेटमेंट्स के पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं आपको। बनिए, इसको समझिए पहले। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में, राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। इसको पढ़ लो पहले, फिर मैं समझाता हूं क्या चीज है। दूसरा पॉइंट और जान लो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या चीज है। उपर्युक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। अब ये संविधान देखने के बाद तो आपको लगेगा यार बताओ, बड़ा गजब संविधान है, बड़ा ही गजब देश है, बहुत ही बेहतरीन देश है यार, इतना शांति प्रिय देश, पूरे विश्व के बारे में इतना अच्छा सोचने वाला देश कि युद्ध नहीं करेंगे कभी भी। युद्ध तो छोड़ो, सेना ही नहीं रखेंगे, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना कुछ भी नहीं रखेंगे और ना ही कभी युद्ध की कामना करेंगे। अंतरराष्ट्रीय विवाद जो सुलझाने के लिए हम शांति का प्रयोग करेंगे, बल प्रयोग से हमेशा दूर रहेंगे, सदा सर्वदा के लिए। इसमें कहीं नहीं लिखा कि समय के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा कि सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। तो आपको लगेगा कि भाई जापान ने तो यार बड़ा अच्छा संविधान बनाया, हो सकता है कि उसको अपनी गलतियां से एहसास हो गया हो कि दूसरे विश्व युद्ध में उसने जो तबाही मचाई और उसके देश में जो तबाही हुई तो उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो। मैक्सिमम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको समझना जरा ध्यान से। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पहले जापान ने अपने आसपास के क्षेत्रों में बड़ा उत्पात मचाया, चाइना के बहुत बड़े एरिया को उसने कब्जा कर लिया। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो धुरी राष्ट्रों, जिसको हम जर्मनी और इटली बोलते हैं, इटली, जर्मनी और जापान, इन तीनों ने मिलकर के मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध लड़ा, जिसको आप रोमियो बर्लिन टोक्यो धुरी रोम बर्लिन टोक्यो धुरी जिसको बोलते हैं। जापान ने अकेले ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया था। इतना विशाल देश अमेरिका, इतना बड़ा देश अमेरिका। जर्मनी को शांत कर दिया, इटली को शांत कर दिया, लेकिन इत्तू सा जापान वो कब्जे में नहीं आ रहा था किसी के भी, उनके बस में, काबू में नहीं आ रहा था। घूम घूम कर बार बार सारे मित्र राष्ट्रों की एक कहते हैं ना वाट लगा देना, उस तरीके से उसने उनको परेशान कर दिया था। अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह, जो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वहां पर हमला करके उड़ा दिया उसको। ऐसे में अमेरिका ने 1945 में उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया, परमाणु बम गिराए, और वो परमाणु बम गिराने के बाद वो क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तहस नहस हो गया और जापान ने उस हमले के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन यहां तक की कहानी से आपको एक चीज समझ में आएगी कि
छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये कहावत आपने सुनी होगी। छोटा तीर घाव करे गंभीर या छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जापान ने अपने आक्रामक रवैये का प्रदर्शन किया 1930 और 1940 के दशकों में। अब ऐसे में अमेरिका और बाकी अन्य मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, इन सबको ये डर लगा रहने लगा कि जापान को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बाद में भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है, क्योंकि वो तो भुक्तभोगी थे, उनको डर था। उन्होंने जर्मनी का उदाहरण देखा था कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए और जर्मनी ने उससे बदला लेने के लिए दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया हिटलर के नेतृत्व में। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ करवा दिया। पूरा विश्व उसमें झुलसा, अरबों खरबों का नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। अब उनको यह भी डर था कि भाई जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया है, जापान इस सदमे को भूलेगा नहीं और समय आने पर, जिस तरीके का आक्रामक उसका नेचर है, समय आने पर वो इसका बदला ले सकता है। अब इससे बचे कैसे? जापान को दूसरा जर्मनी होने से बचाया कैसे जा सके, कैसे रोका जा सके कि वो जर्मनी के हिटलर की तरफ प्रतिशोध की ज्वाला में ना आ जाए। तो ये बात समझ में आए कि वहां के लोगों की मनोभाव जो है उसको ही बदल दो, लोगों का आक्रामक रवैया ही बदल दो, उनको ऊपर इस तरीके की चीजें लगाओ कि वो खुद ही युद्ध ना करना चाहे, खुद ही लड़ाई झगड़ा ना करना चाहे। अब किसी भी देश के लोग किस चीज का सबसे ज्यादा पालन करते हैं? तो वो पालन करते हैं अपने देश के कानून का, अपने देश के संविधान का। तो अमेरिका को समझ में आया कि भाई जापान के संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और ऐसा बदलाव कि जापान के लोग खुद ही युद्ध ना करें। तो उस समय अमेरिका के एक जनरल होते थे, जनरल डिगोल नाम था उनका। उन्होंने जापान के संविधान बनाते समय पूरा का पूरा इंटरफियर करा। एक तरीके से पूरा का पूरा जापान का संविधान अमेरिका ने ही बना करके उनको दिया, जनरल डिगोल ने। और उन्होंने जो संविधान बनाया तो वो आपके सामने है, आपको दिख ही रहा है। भला ऐसा कोई देश ऐसा है जो खुद अपनी मर्जी से ये कहे कि मैं सेना ही नहीं रखूंगा? भाई सेना नहीं रखोगे तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? अड़ोसी पड़ोसी देश तो लूट कर नोच करके खा जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि सेना, कोई सी भी सेना नहीं रखेंगे। सेना तो छोड़ो, युद्ध का कोई सामान नहीं रखेंगे। ये सब तो छोड़ो, बल प्रयोग धमकी से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। इतना महात्मा संत टाइप के, सूफी टाइप के, इतना बेहतरीन प्यारा, मतलब कहते हैं ना गऊ, ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो ये देन थी अमेरिका की। परिस्थितियां ऐसी थी उस समय, और उस समय परिस्थितियों के साथ साथ अवधारणा भी ऐसी थी। जिस अवधारणा की हम बात कर रहे थे, तत्कालीन समय में यह अवधारणा बन चुकी थी कि जापान आक्रामक देश है, इसको छोड़ दिया गया तो बाद में बदला लेगा। जर्मनी ने बदला लिया, दूसरा विश्व युद्ध करा दिया, तो यह अवधारणा बन गई कि एक देश जिसके ऊपर परेशान हुआ है, युद्ध में परास्त हुआ है, वो बाद में अपना बदला लेगा। तो उस अवधारणा के कारण, उन परिस्थितियों के कारण जापान का संविधान लेकर के आया गया। और उसमें जो विश्व शांति के मूल्य थे, विश्व शांति के, विश्व की सुरक्षा के लिए जो मूल्य थे, वो थे क्या? शांति, युद्ध समाप्त करना, हथियारों की होड़ को समाप्त करना। तो उन मूल्यों को कानून के रूप में संविधान में शामिल कर दिया गया। अमेरिका के मुख्यतः जनरल डिगोल के प्रयासों से वहां पर यह संविधान जापान का बना करके उनको दे दिया गया, और जापानियों के ऊपर एक तरीके से थोप दिया गया कि भैया तुम्हें इसी के अनुसार कामकाज करना है। अब अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की जो उम्मीदें थी या अपेक्षाएं थी, वो तो ये थी कि ऐसा संविधान लगाने से जापान के लोग कमजोर हो जाएंगे और जापान भविष्य में कभी उभर करके नहीं आएगा, एक छोटा सा अस्त व्यस्त सा देश रहेगा। उनको लगता था यार वैसे भी भूकंप आते रहते हैं, हर दिन में पता नहीं 10-20 प्रकार के भूकंप आते हैं, और इतनी सारी आपदाएं आती है, कभी सुनामी, कभी कुछ ना कुछ आपदाएं आती है, ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो वो सब सोच करके ये सारी उस तत्कालीन परिस्थितियों में जापान को शांत करने के लिए इस तरीके के प्रावधान डाल करके उसका संविधान बना दिया गया। अब जापान तो जापान,
अब अगर हम इंडियंस होते वहां पर और हमारे में और जापानियों में बड़ा फर्क है। हम होते तो हम यहां पर डिमोरलाइज हो जाते, टूट जाते, थक जाते, हार जाते, हथियार टेक देते, या फिर युद्ध करने पर उतारू हो जाते, लड़ने मरने मारने को तैयार हो जाते। कहते हम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते, तुम्हारी कहां से सुनेंगे। बड़ा फेमस डायलॉग मारते हैं लोग जब भी लड़ाई झगड़ा होता तो, मैं तो मेरा परिवार की भी ना सुनूं, तेरी सुनूंगा मैं, हैं। मतलब मरने मारने को तैयार, फिर से युद्ध होता, लड़ाई झगड़ा कुछ होते। लेकिन जापान के लोगों ने समझदारी का परिचय दिया, उन्होंने संविधान को अपनाया और उसको उन्होंने अपने देश के विकास के लिए, अपने हितों के लिए अपनाया। उन्होंने ये सारी चीजों को मान लिया। नाम मात्र की सेना है उनके पास, नाम मात्र की कानून व्यवस्था और बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए, बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने, इसका फायदा जापान को यह हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब बाकी सारे के सारे देश हथियारों की होड़ में लगे थे, परमाणु बम बनाने में लगे हुए थे, खूब सारे हथियार, अलग अलग तरीके की मिसाइलें, हथियार में अरबों खरबों पैसा लगा रहे थे, जापान वही पैसा अपने देश के विकास के लिए लगा रहा था। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। परिणाम आपके सामने है। 1990 आते आते जब विश्व के अधिकांश देशों की आप देखोगे आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई थी, जापान जो इत्तू सा देश था 1945 में तबाह हो गया था, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और आज विश्व की टॉप 5 प्रमुख 5 या 6 महाशक्तियों में आप देखोगे तो जापान का नाम आता है। ब्रिटेन से पहले, फ्रांस से पहले जापान आता है, ये ध्यान रखना है। उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं है, लेकिन टॉप 5 महाशक्ति सुपर पावर देखोगे तो जापान है। किस मामले में? हथियारों के मामले में नहीं, तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसे के मामले में, दूसरे लोगों में, दूसरे देशों को कर्जा देने के मामले में, दूसरे देशों में निवेश करने के मामले में। भारत में भी निवेश किया। आपको नाम याद होगा, हीरो होंडा कंपनी, बाइक चलाई होगी खूब, हीरो होंडा स्प्लेंडर, है ना, जवां दिलों की धड़कन हीरो होंडा, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपने सुने होंगे। हालांकि अब वो अलग हो गई है, होंडा अलग हो गई, अब केवल हीरो रह गई है। जापान ने संबंध विच्छेद कर लिए हैं इस कंपनी के साथ। लेकिन सोचो, वो भारत की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली आज के टाइम में भी बाइक वही है, उसी को लोग चलाते हैं, जवां दिलों की धड़कन हीरो होंडा। बचपन में खूब सारे एड्स आपने देखेंगे, अभी भी देखते होंगे। तो वो देश यहां तक क्यों बन पाया? क्योंकि उसके संविधान ऐसा था। ये ध्यान रखिए, संविधान बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और संविधान ऐसा क्यों था? क्योंकि संविधान बनाते समय कुछ अवधारणाओं के माध्यम से, कुछ मूल्यों को, नैतिकता को उस संविधान में स्थान दे दिया गया। और उन मूल्यों और नैतिकता के कारण जापान जो है वो युद्ध से अलग हो गया, हथियारों की होड़ से अलग हो गया, लेकिन उसने उसका सकारात्मक प्रयोग किया अपने देश के विकास के लिए, और आज सुपर पावर है। अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की क्षमता आज भी रखता है जापान, आप देखोगे तो। और बाकी की उसके बाद से इतनी सारी सुपर पावर आई, बड़े बड़े हथियार बनाए। पाकिस्तान का उदाहरण ले लो, सारा पैसा ठूस दिया परमाणु बम बनाने में, देश के लोगों को भूखे हैं, उनको खाने पीने के लिए वो नहीं है। ऐसे ही भारत को भी देख लो, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हथियारों के लिए पैसा जरूरी भी है क्योंकि हमारी परिस्थितियां भी ऐसी हैं आसपास की। लेकिन अगर उतना ना खर्च करके हम आम लोगों के लिए खर्च करें तो बहुत ज्यादा विकास कर सकते थे। और इन हथियारों की होड़ से, इन सबसे फायदा जो अल्टीमेटली हुआ वो अमेरिका को ही हुआ, बाकी किसी को नहीं हुआ। अमेरिका और चाइना ने फायदा उठाया, लेकिन क्योंकि जापान का संविधान ऐसा था, मूल्यों और नैतिकता से परिपूर्ण था, उसके कारण वो आज इस तरीके के माहौल में आ पाया। और वहां के लोगों को बहुत बड़ा देशभक्त माना जाता है। सज्जन किस्म के लोग हैं वो, सज्जन मानते ना, बिल्कुल सीधे सरल स्पष्ट लोग हैं और देशभक्त हैं, अपनी कंट्री के लिए वो बड़े वो हैं। हम केवल दिखावे के लिए देशभक्त हैं, हम बस थोड़े टाइम के लिए दिखाएंगे हम भारत के वो हैं, बड़े ही समर्थक हैं, हम देश के लिए ये कर देंगे, देश के लिए वो कर देंगे, देश के खिलाफ बोलने वालों को ये काट डालेंगे, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, वगैरह वगैरह। दूध मांगोगे चीर देंगे, है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ये इस तरीके के बस हम नारेबाजी करने में ही है।
लेकिन जब असली देशभक्ति निभाने का समय आता है, सही समय पर टैक्स भरने का, भ्रष्टाचार ना करने का, सरकार की लोगों की मदद करने का, गलत तरीके का व्यवहार नहीं करने का, सम्मान करने का एक दूसरे का, तब हम उन मामलों में सबसे फिसड्डी किस्म के लोग हैं। तो इसका मतलब हम केवल दिखावे का देशभक्ति का ढोंग करते हैं। कुछ लोग जरूर हैं जो अच्छे से सच में ही देशभक्त हैं, लेकिन बाकी अधिकतर लोग उस तरीके से नहीं। लेकिन जापान में सभी, एक एक बच्चा बच्चा भी, सब इतने देश प्रेमी हैं, अपने देश को पहले रखते हैं। हर 15-20 मिनट में एक भूकंप आ जाता है, घंटे भर के अंदर अंदर कोई ना कोई भूकंप आ जाता है वहाँ पर, मान करके चलिए, छोटा मोटा आता ही रहता है, और थोड़ा तीव्र गति का भी आ जाता है 6-7 घंटे, 8-9 घंटे में। और उस भूकंप से सारा सामान तहस नहस होकर के इधर उधर गिर जाता है, दुकानों का, ऑफिस का, घरों का, सब कुछ। लेकिन वो लोग इतने कर्मठ हैं, इतने जज्बे वाले हैं, इतने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं कि वो कोई काम रुकने नहीं देते हैं। उसको डेली रूटीन में लेते हैं कि चलो आया आया, कोई नहीं, ठीक करते हैं। एक बड़ा सा ऑफिस होगा, सरकारी ऑफिस, उसमें ऑफिसर हो या चपरासी हो, बड़े से लेकर छोटा इंसान भी, छोटे पद का व्यक्ति भी, वो सभी मिल करके जो सामान भूकंप से गिर गया इधर उधर, सब मिल करके उसको उठा करके वापस जगहों पर रखते हैं और सब फिर से काम सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। अब अगर ऐसा ही भारत में हो जाए कि बार बार भूकंप आए, बार बार तो छोड़ दो, महीने में एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, और उससे सरकारी ऑफिस का सामान इधर उधर करके नीचे गिर जाए, टेबल वेबल गिर जाए, अलमारी वलमारी गिर जाए, तो फिर देखो आप क्या मस्त दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सरकारी बड़े अधिकारी तो छोड़िए, जो निचले स्तर के सबसे न्यूनतम स्तर के अधिकारी हैं या कार्मिक हैं, वो भी उस काम को करने से घबराते हैं। अरे अरे बाप रे बाप, टेबल गिर गई, अलमारी गिर गई, फाइलें गिर गई, अब तो भाई इसको कौन काम करेगा, ये सारा काम करने में तो हमें महीनों लग जाएंगे भाई, अब 2-3 महीने तक हम बाकी काम नहीं कर पाएंगे, हम इस सामान को जचाएंगे, हम ये रिपेयर करेंगे, बस काम काज ठप। इस तरीके की हमारी प्रवृत्ति। और उस काम को करने के लिए भी लोग, स्पेशलिस्ट लोग बुलाएंगे जाएंगे बाहर से कि आओ भाई तुम ये करो। और जापान में यही काम वो डेली अपने आप चुटकियों में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ऐसी होगी, देश के प्रति ओतप्रोत है भावना कि काम नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो काम नहीं रुकेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आज वहां है, हम पीछे हैं उनसे। और ये सारी भावनाएं आई क्यों? मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उसका रीजन ये है कि उनका संविधान में ये चीज है। उनके संविधान ने उनके लोगों को ऐसा बनाया। और ये संविधान कैसे बना? कुछ अवधारणाओं पर, परिस्थितियों के अनुसार, तत्कालीन परिस्थितियां थी, युद्ध की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में कुछ अवधारणाएं बनी, और उन अवधारणाओं के कारण जापान को इस तरीके का संविधान मिला ताकि वो भविष्य में युद्ध ना कर पाए, लड़ाई ना कर पाए। मूल्य और नैतिकता का समावेश रहा इसमें, शांति, अहिंसा, जो गांधीवादी आदर्श है, वो सारों का समावेश यहां मिला, और उसका फायदा जापान ने अब उठा लिया। तो यही कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई रहती। सेम भारत के लिए भी है। जैसे जापान के संविधान निर्माण के समय जो संविधान निर्माता थे जापान के, कौन? अमेरिकी लोग, जनरल डिगोल, ये सब लोग तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उनकी सोच के ऊपर वो सब चीजें हावी थी, तो जापान का संविधान उन्होंने ऐसा बना दिया। हमारे संविधान आज ऐसा, जो हमारे संविधान में जो आदर्श हैं वो ऐसा यूं है क्योंकि तत्कालीन समय में जो हमारे संविधान निर्माता थे वो उस समय की परिस्थितियों के कारण, उस समय जो समस्याएं, जो परिस्थितियां थी, वो सोच उनके ऊपर हावी थी, तो हमारा संविधान बना, है ना। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, या धर्मनिरपेक्षता, या हम कहें समानता, क्योंकि आज़ादी से पहले तो हमने परिस्थितियां देखी ना, अंग्रेज हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते थे, छुआछूत की समस्या थी, तो हमें लगा कि नहीं, समानता होनी चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए। अंग्रेजों के समय हमें स्वतंत्रता नहीं थी, उत्पीड़न होता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी, तो हमें महसूस हुआ कि स्वतंत्रता होनी जरूरी है, तो उस मूल्य को हमने सम्मिलित किया। तत्कालीन परिस्थितियों का ही वो हुआ ना, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मौलिक अधिकारों के रूप में मिली। तो परिस्थितियां और तत्कालीन परिस्थितियों के समय जो होने वाली, बनने वाली जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं से संविधान में मूल्य और नैतिकता का प्रवेश होता है।
और उसी से किसी देश के संविधान की दशा और दिशा का निर्धारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हवा में ही उड़ रहे हैं, या कहीं उदाहरण देकर के मैंने कोई गलती तो नहीं की। कमेंट बॉक्स में चर्चाएं आपकी थोड़ी कम ही देखने को मिलती हैं जो टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, बाकी मामलों में आप बड़े एक्टिव होते हैं कमेंट बॉक्स में। प्यार मोहब्बत, शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बुराइयां, कुछ लोग दूसरे ही इधर उधर से फ्रस्ट्रेटेड होकर के जानबूझ करके फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आके कमेंट में कुछ कुछ उल्टा सीधा गंदा बंदा लिखते हैं। कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ लोग वो जानबूझ करके आकर के उल्टी सीधी टीचर के बारे में बात लिखते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ऐसा ही होगा, बच्चे फिर सोचते हैं, भाग जाते हैं, है ना। ईमानदारी से आपको पढ़ना है, आप खुद जज करने वाले होने चाहिए, किसी दूसरे की बात पे नहीं जाना है। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, आपको ये भी स्वतंत्रता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन कैसे पढ़ाता है, कौन किस तरीके से रहता है, तो उस हिसाब से क्लास में रहना है। अगर अच्छा लगता है तो देखना है, नहीं अच्छा लगता तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं आपको कोई ज्ञान मिला, 1 मिनट वेस्ट नहीं करना, और लगता है कि भाई कुछ काम की चीज़ हो रही है, एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई बहुत मेहनत से डिटेल में आपके लिए जान लड़ा करके काम कर रहा है, एफर्ट ले रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हम आपके लिए ही इतना कर रहे हैं। बाकी लोगों के इधर उधर के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जापान का संविधान, ये बेसिक सी चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको उसकी एक इतिहास बताया, एक हिस्ट्री बताई, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। भारत के संविधान को भी फिर आप कनेक्ट कर पाओगे। ये सब चीज़ें एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है। आमतौर पर हम ये सारी चीज़ें अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स होता है, सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स होता है, वहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे जितने भी प्रिय भाई बंधु दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सब के लिए मैं फ्री में भी वैसे ही पढ़ाता हूँ। क्वालिटी में कोई भी खराब कमी नहीं आती है। फ्री क्लास में भी उतनी ही क्वालिटी, उतने ही जज्बे से हम पढ़ाते हैं। हाँ, वहाँ पर क्या है, वो अगर आप ज्वाइन करोगे, इस रेफरल कोड से ज्वाइन करोगे, LYLIVE, कभी भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें, कभी भी लें, तो ये कोड लगाना LY लाइव, डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर मेरे ही जैसी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, सभी बहुत बेहतर टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, हमसे भी बेहतर टीचर्स की क्लासेस वहाँ पर मिल जाती है, और वो सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, वो आपको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आते हैं तो अगर कभी भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप ये कोड लगाना है आपको, LYLIVE। ठीक है, मैं आपको पर्सनली गाइड करता रहूँगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है? तो बुक में लिखा कि पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा, तो इसको स्किप कर सकते हो, इससे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है कुछ ज़्यादा, ये बस बताया गया है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना। सत्ता को निरंकुश होने से रोकने का क्या मतलब है? आप सबको पता है, अगर आप किसी भी सरकार को, सत्ता का मतलब हम सरकार से ले रहे हैं, किसी भी सरकार के ऊपर कोई सीमाएं नहीं लगाओगे, कोई बंधन नहीं लगाओगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, तो वो सरकार किस तरीके से काम करेगी? जरा अपने आप से सोच करके बताना। तबाही मचा देगी, हमेशा अपना ही अपना रखेगी, अपना ही सब कुछ रखेगी, कभी सत्ता से हटेगी ही नहीं, हमेशा खुद ही की ही सरकार बनाए रखेगी, बाकियों को कैद कर लेगी, हटा देगी, तहस नहस कर देगी, अपना निरंकुश शासन स्थापित कर देगी। ये सबसे बड़ी संभावना है। आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके परिवार वाले आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, तो आप तो खतरनाक किस्म के खिलाड़ी होते हैं, और जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में तो आप बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी होते हैं। खतरों के खिलाड़ी, असली खतरों के खिलाड़ी तो वही एज में ही, उसी एज ग्रुप में ही रहते हैं, 16 से 25 के एज ग्रुप के बीच में। मान लेते हैं आपको पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दिया, और घर वाले बोलते हैं कि बेटा तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब पैसा खर्च करो, कोई सीमा नहीं है, तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा कितना पैसा खर्च किया, क्या किया, क्या काम करने जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं पूछेगा कि कितनी बार एग्जाम दिया, अटेम्प्ट दिया, पास हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कोई नहीं पूछेगा, जो करना है करो, घूमो फिरो, है ना, किडनी निकाल करके
आईफोन लेकर के गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करो या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करो, कोई नहीं पूछने वाला। मतलब जिस तरीके से चीज करना है कर लो। तो तबाही नहीं मचा दोगे आप, उड़ा नहीं डालोगे सब कुछ आप। अब आप में से कहेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं हैं। वो अभी नहीं हो, लेकिन जब ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी ना, इतना अनलिमिटेड फ्रीडम मिलेगा, तो अच्छे अच्छे साधु संतों की भी मोह माया भंग जो है वो उसमें आ जाता है, उनकी भी तपस्या भंग हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस, कुछ दायरे होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा मत बोल सोच लेना कि मैंने उदाहरण दिया कि किडनी निकाल करके आईफोन लेकर के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गिफ्ट दो, कल को जाकर खुद ही निकालने जा रहे हो, किडनी निकाल करके बेच करके दे रहे हो, फिर कहोगे नहीं हमारे सर ने बोला था, ललित सर ने बोला था कि आईफोन गिफ्ट कर दो किडनी निकाल करके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। अब ऐसा आइडिया मतलब नहीं, ये तो असलियत में हुई हुई चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो मूर्ख लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होता है। तो वो नहीं करना है, वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो कुछ सीमाएं उनकी घर की तरफ से रहती हैं आपके ऊपर कि भाई देखो बेटा 15,000 दे रहे हैं महीने की, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इस सीमें खर्चा करना है। ठीक है, एग्जाम पास करना है, अटेम्प्ट फेल हुए तो बताना पड़ेगा कि क्यों फेल हुए, दोबारा तैयारी करनी है तो घर वालों को मंजूरी लेनी पड़ेगी, भाई दोबारा तैयारी करनी, दोबारा पैसा दो। शादी विवाह करना है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप अलग तरीके से ही करो, लेकिन परमिशन, सहमति तो फिर भी लेनी ही पड़ती है, बताना तो पड़ता ही है, एक सीमा तो दायरा तो लगा ही रहता है। तो ऐसे में हम एक सही तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसे ही सेम संविधान को स्वीकृत करने का, बनाने का, अंगीकृत करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है, सरकार को अपना मनमाना तरीके से काम करने से रोकता है। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं, बहुत सही बात है। वर्तमान समय के राज्य जो है वो कोई कमजोर राज्य नहीं है पहले के मुकाबले, अभी बहुत पावरफुल स्टेट्स होते हैं। भारत भी एक बहुत शक्तिशाली देश है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम राज्य का मतलब देश को ही राज्य कहते हैं। यहां पर वो हरियाणा पंजाब राजस्थान वाले राज्य नहीं है, ये देश को ही राज्य कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली है, हथियार है, पैसा है, संपदाएं हैं, हर किस्म की पावर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। बिल्कुल जैसे भारत में भी आप देखोगे तो मिलिट्री किसके कब्जे में है? सरकार के। सीएपीएफ किसके? सरकार के। पुलिस किसके? सरकार के। अलग अलग तरीके की सरकारों के अंतर्गत, जैसे पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत। तो बल प्रयोग अगर करना होगा तो कौन कराएगा? राज्य कराएगा, राज्य करेगा ना, चाहे फिर वो बल प्रयोग दूसरे देश के खिलाफ हो या चाहे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हो। दंड शक्ति, किसी भी मामले में दंड देना, आपको दंडित करना, पनिश करना, वो किसके पास है? सरकार के पास ही अधिकार है। अब आप कहोगे सरकार कैसे? वो तो न्यायालय कर देता है, लेकिन सरकार का ही तो हिस्सा है। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका भी सरकार का ही हिस्सा है। तो ऐसे में दंड देने की शक्ति भी उन्हीं के पास, कानून बनाने की, दंड से कुछ कानून बनाने की शक्ति है वो भी सरकार के पास। तो ऐसे में अगर आप उसको फ्री छोड़ दोगे, कुछ सीमाएं नहीं लगाओगे, तो वो निरंकुश होना ही होना है, ये मान करके चलिए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा ही होगा। ऐसे में कोई भी सरकार अपने नागरिकों को अधिक अधिकार नहीं देगी, बल्कि वो खुद की सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने का प्रयास करेगी। फिर चाहे आप जिम्बाब्वे की रॉबर्ट मुगाबे सरकार को देखो, या अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में किया उसको देख लो। डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप सबको पता है कि नहीं, करंट से अपडेट है ना, व्हाइट हाउस पर हमला करवा दिया अपने ही समर्थकों से। पहली बार इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ता के लालच में, सत्ता को हथियाने के लिए, क्योंकि चुनाव में हार गए हैं ट्रंप, जो बिडेन जीत गए हैं, तो उनको शासक ना बनने देने के लिए, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ऐसा काम कर दिया, हमला करवा दिया, और खुद फिर मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं उस घटना को देखते हुए। सोचो, उसके ऊपर तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद उसने ऐसा कर दिया सत्ता के लालच में। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो वो तो तहस नहस कर देता भाई, अमेरिका छोड़ो पूरे विश्व को बर्बाद कर देता, हर किसी पर लॉन्च कर देता मिसाइलें।
तो सत्ता निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। भारत में भी 1975 में आपने राष्ट्रीय आपातकाल देखा, इंदिरा गांधी का काल। इतनी सीमाएं होने के बावजूद भी उन्होंने मनमाना राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। सोचो अगर सीमाएं नहीं होती तो वो क्या करते। आज आप में से जितने लोग देख रहे हैं आधे से ज्यादा तो होते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते। गारंटी होती, लिख लो आप मेरे से। अब आप कहोगे सर हम पैदा ही क्यों नहीं होते। भाई जबरदस्ती उस समय ऐसे ऐसे काम करवाए गए कि आप सोच भी नहीं सकते। जबरदस्ती नसबंदी की गई पकड़ पकड़ करके लोगों की। हो सकता है कि आपके ही दादा या पापा उस समय रहे हों, उनकी भी हो चुकी होती। तो फिर आते कहां से भाई तुम लोग, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी अतिवादी चीजें होती हैं जो संभावनाएं बनी रहती हैं। इसका प्रकोप देखना है तो एक मूवी देखना, शुक्राणु, बहुत अच्छी मूवी है। दिव्येंदु है जो मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया हैं वो हैं। सांड की आंख है, उसको देखना। और अभी अभी एक फिल्म आई है कागज, पंकज त्रिपाठी की, उसको देखना। उसमें भी बहुत अच्छी चीजें उस समय के बारे में बताई गई, देख लेना है तो उस समय की परेशानी आप समझ जाओगे। तो सत्ता के निरंकुश होने का खतरा हमेशा बना रहेगा और उसको निरंकुश होने से रोकना है तो उसके ऊपर कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं लगाने की जरूरत है। और वो सीमाएं और वो मर्यादाएं लगाने का काम कौन करता है, वो करता है संविधान। इसीलिए संविधान को अंगीकृत किया जाता है, खास करके आज के आधुनिक राज्य जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, जिनके पास बल प्रयोग और दंड देने की शक्ति है, उनको निरंकुश होने से रोकने के लिए। और वो तभी होगा जब संविधान का राजनीतिक दर्शन, उसकी अनुभूति लोगों में भी होगी। आम जन साधारण को भी संविधान की बुनियादी भावना के बारे में पता होगा। अब ये वो अलग बात है कि नहीं पता होता, और उनको तो छोड़िए, हमारे जितने भी मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी रटते ही तो हैं। 100 में से 90% लोगों को मैं अभी भी शर्तिया कह सकता हूं कि वो चीजों को रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। संविधान किस आर्टिकल में ये है, उस आर्टिकल में ये है, ये अनुसूची उस अनुसूची में ये है, ये प्रावधान है। प्रावधान तो पढ़ ली, लेकिन उनके पीछे की मूल भावना क्या थी, उनका प्रयोग कैसे करोगे, उस चीज में थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उन चीजों को नहीं जाना है, उससे थोड़ा इस तरीके से समझना है, क्लास का बेनिफिट उठाना है इसी तरीके से कि आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया गया। थोड़ी लंबी क्लास होती है तो परेशान नहीं होने, पोज लेकर के, ब्रेक लेकर के देख लेनी है, लेकिन देखनी पूरी है, छोड़ना नहीं है। आराम से ब्रेक लेकर के मस्ती से चाय पानी पी करके फिर आ जाना है, इस तरीके से करते रहना है, लेकिन क्लासेस को छोड़ना नहीं है, देखना पूरा है, आपको ही बेनिफिट होगा। तो यही सेम वही गाय, यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर सत्ता होगा। गाना सुना है ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहां पर होगा वही होगा जो मंजूर सत्ता होगा, सरकार होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़ गई सरकार, सर गलत हाथों में अगर पड़ जाती, उसका मंसूबा कामयाब हो जाता, तो देखो अमेरिका में हाईजैक हो जाता लोकतंत्र और पूरे विश्व को इसका परिणाम भुगतना पड़ता। पाकिस्तान में सेना वो हाईजैक कर लेती है लोकतंत्र को, कब्जा कर लेती है, और उसका परिणाम आप देखते हो कि हर बार युद्ध हो जाता है भारत के साथ। फिर चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, किसी भी तरीके की, तो सेना का रोल रहता है। किम जोंग, उत्तर कोरिया का हाल देख लो आप। तो गलत हाथों में सत्ता पड़ने से बहुत दुष्परिणाम होते हैं, बड़े दुष्परिणाम वहां पर हो जाते हैं। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। सेना किस लिए बनाई गई थी? सेना इसलिए थोड़ी बनाई गई थी कि देश के ऊपर शासन करे या अपने ही लोगों को परेशान करे। वो तो इसलिए बनाई गई थी कि दुश्मन देश से या पड़ोसी देशों से हमारी रक्षा करे, सीमाओं की रक्षा करे। लेकिन वो तो सेना, उसके उस संस्था के हाथ में शासन आया, गलत हाथों में शासन चला गया, तख्ता पलट करके देश का ही शासन चलाने लग गई। युद्ध की आग में 3-4 बार धकेला उन्होंने, और उसका परिणाम क्या निकला? युद्ध भी हुआ, मात भी खाई, नुकसान भी हुआ, आतंकवादी देश भी बन गया, और देश एकदम पिछड़ी, एकदम कहते हैं ना फिसड्डी राष्ट्र, वो राष्ट्र बन गया। तो ये चीज होता है, बड़ी आसानी से लोगों के विरुद्ध, जिन लोगों की सुरक्षा का काम करना था, उन्हीं लोगों के विरुद्ध
वो काम करने लगी, उन्हीं लोगों को डरा धमका करके काम करने लगी। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं, और बिल्कुल होता है। इसका मतलब यहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर के है, और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, कहीं पर भी किसी भी देश में आप देखोगे आपको इस तरीके के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि राज्य की शक्ति जो है उसका प्रयोग कुछ व्यक्ति या समूहों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि श्रीलंका का उदाहरण ले लेते हैं। श्रीलंका में जो तमिल व्यक्ति हैं, तमिलियंस हैं, जो उनको वहां से खदेड़ने, भगाने, उनके अधिकारों को वंचित करने के लिए वहां की सेना का प्रयोग किया जाता है, वहां की सत्ता का प्रयोग किया जाता है, और अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ करके मारा जाता है। तो अपने ही लोगों के खिलाफ किया। सेम पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद का फैलाया जाना, वही बात है। अपने देश के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना, और उसका परिणाम आप क्या देखते हैं कि लोग वहां से भाग करके फिर भारत में आते हैं। हमें फिर CAA लाना पड़ा, नागरिकता संशोधन अधिनियम करना पड़ा। तो ये पूरी दुनिया के अनुभव हैं कि जहां कुछ एक्सेप्शन है, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार आपको नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है, ये भी ध्यान रखना। वो भी संविधान का ही परिवर्तन है, संविधान का ही परिणाम है। भारत के संविधान में और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के संविधान में जमीन आसमान का फर्क है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का संविधान मुस्लिम धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार करता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। श्रीलंका धर्मनिरपेक्ष मानता है, लेकिन वहां पर भी सिंगलियों का ही दबदबा है, सिंगली भाषी जो लोग हैं, समझ गए। तो ऐसे में सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिलता है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, ये फैक्ट है। अमेरिका में भी देखोगे तो गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत का भेद आपको देखने को मिलता है। वहां पर भी अश्वेत लोगों के खिलाफ काफी अत्याचार हुए। 1960 के दशक तक उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। सिंपल सी बात है, ये चीजें हैं। तो संविधान नियमों की बात कर रहे हैं, संविधान ऐसा बनाया जाए जो किसी भी सरकार, सत्ता की इन निरंकुश प्रवृत्तियों के ऊपर क्या लगाए, एक प्रतिबंध लगाए। ठीक है, संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। ठीक है, संविधान जो है इन बुनियादी नियमों को प्रदान करके आप देखोगे तो निरंकुश बनने से रोकेगा, और किसी भी सत्ता को एक सीमा में, एक दायरे में, एक मर्यादा में रखते हुए वो चलता है, और बहुत अच्छे से आप देखोगे तो वो काम करने के लिए सरकार को प्रेरित भी करता है और बाध्य भी करता है। दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे भारत में हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्रेरित करता है सरकार को, और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से उसको बाध्य करता है। तो सीमाएं रहती हैं और वो निरंकुश नहीं हो पाते, निरंकुश होने से बचे रह जाती हैं। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको बड़ा शांति से समझ लीजिए। सामाजिक बदलाव, गहरे सामाजिक बदलाव, यानी कि समाज के अंदर अगर कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, वो गहरी हो गई है, समाज के लिए खतरा है, तो उसके बदलने के लिए भी लोकतांत्रिक साधन है। इसका उदाहरण आप ले लीजिए अस्पृश्यता के अंत से। समाज में एक बड़ी समस्या थी, सामाजिक चलन था छुआछूत, लेकिन संविधान के माध्यम से, लोकतांत्रिक माध्यम से उसको अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा, 3 तलाक, ये सारी ऐसी प्रथाएं थी जो समाज में एक तरीके से कुरीति के जैसे थी। तो संविधान के तहत संसद द्वारा कानून बना करके इनको समाप्त कर दिया गया, 3 तलाक को। ऐसे सबरीमाला का विवाद,
तो समाज के अंदर जो बदलाव लाने के लिए एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीका प्रदान करता है संविधान ही प्रदान करता है। और उसको जब संविधान के दायरे में रहते हुए आप चीजें करते हो तो अधिकतर लोगों को वो चीजें स्वीकार्य होती हैं। कुछ लोग जरूर छुटपुट विरोध हमेशा करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम है, मेजोरिटी है, 90-95% जो है वो सब उससे संतुष्ट रहते हैं। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी है। ये भारत के संदर्भ में है। एक बड़े लंबे समय तक हम अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की दास्ता में रहे। हमें हमारे निर्णय लेने में भागीदारी नहीं दी गई, ना ही किसी तरीके की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं तो आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान ने सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। और उसके तहत कहा गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा के हो। तो राजनीतिक आत्मनिर्णय का लेने का उद्घोष हुआ कि सब लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं। इलेक्शन भी लड़ सकता है कोई भी, उम्र अलग अलग रही, जैसे लोकसभा, विधानसभा के लिए 25 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल का तो इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखते हैं राज्य की विधानमंडल है, उसका जो विधान परिषद है और राज्यसभा है, उसके लिए आप देखोगे 30 साल, वो उम्र निर्धारित की गई। तो लोगों को इसका यही नहीं, लोगों को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने का भी अधिकार मिला। सार्वभौमिक मताधिकार के साथ साथ उनको विकल्प मिले कि कोई भी लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, आप लोग वोट दो। तो वो हमारे देश का पहला वास्तविक अनुभव था राजनीतिक आत्मनिर्णय का। और ये कहां से आया? ये आया संविधान से। और संविधान से क्यों आया? रीजन ये था कि अंग्रेजों की गुलामी में हमने ये अनुभव किया कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में है, अमेरिका में, विश्व के बड़े बड़े लोकतंत्र, बड़े बड़े विकसित सफल देशों में यही व्यवस्था है, लेकिन हमारे में नहीं है। इसलिए ऐसा हुआ, इसीलिए चीज आपको देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो हमारी एक अवधारणा बनी कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि लोगों की भागीदारी हो, और उस अवधारणा के आधार पर हमने मूल्यों का समावेशन किया भारत के संविधान में, और उसी का ही हमें बेनिफिट मिला। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझते थे। दूसरे नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। अब ये आपका बन गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखिए। कई बार मेंस में इस तरीके से सवाल आ जाता है। मेंस में आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी। स्टेटमेंट ये रहेगी, राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र, ठीक है, जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए, या यह कथन किस तरफ दृष्टिपात करता है विवेचना करें, या भारतीय संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करें। ऐसे सवाल आपको दे दिया जाएगा। और ऐसे में जरूरी नहीं है कि किसी थिंकर का नाम लिखें या नेता का नाम लिखें कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा या किसी ने, वो लिख भी दिया जाता है, लेकिन नहीं भी लिखा जाता है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। और इस तरीके की स्टेटमेंट एनसीईआरटी में और जो रेफरेंस बुक हैं उन्हीं से ही उठाई जाती हैं, ज़्यादा बाहर से इधर उधर से नहीं पूछी जाएंगी। आपको तो लगता है ना कि संविधान सभा से तो इतनी सारी स्टेटमेंट थी, उन सबको कैसे याद रखें? तो घबराना नहीं, चिंता नहीं करना है। एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट्स हैं और जो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्र, इस तरीके की किताबें, उनमें जो स्टेटमेंट है उनके ऊपर फोकस करना है बस। वही मोर देन इनफ है, वहीं से ही चीज़ें बनती हैं, वहीं से ही सवाल आते हैं स्टेटमेंट से, यानी कि आपसे एक पंक्ति दे करके सवाल पूछ लिया जाता है। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू का ये कहना है
उन आलोचनाओं के जवाब देते हुए उन्होंने ये दलील दी। उस समय एक आलोचना होती थी हमारे संविधान की कि भाई एक जटिल संविधान हमने बनाया क्योंकि ये वकीलों का स्वर्ग रहा है, क्योंकि सभी वकील जो है वो वहां पर थे उस संविधान को बनाने में। तो वकीलों ने संविधान बनाया, केवल वकीलों का जमावड़ा है, इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लोग पता थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग मतलब एक से एक बैरिस्टर होते थे, एक से एक लो के प्रख्यात ज्ञाता होते थे। तो लगता था कि भाई वकीलों का ही जमावड़ा है, या उनको लगता था कि कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ गिने चुने 200-250 लोग आते हैं वो करते हैं, बाकी लोग तो कुछ नहीं करते। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको सिरे से खंडित कर दिया और इसका सिरे से खंडन करते हुए कहा कि जो हमारी जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा एक ऐसी संविधान सभा है जो रास्ते पर चल पड़ा एक राष्ट्र है, यानी एक व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य की तरह जो अपने मार्ग पर, अपने पथ पर चल पड़ा है, अपनी सफलता के, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो चल रहा है खुद, जो कि अपने अतीत के समय, पुराने समय के जो राजनीतिक और सामाजिक ढांचा था उसके खोल से निकला है। यानी कि राजनीतिक और सामाजिक ढांचा जिसमें हम गुलाम थे, हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार नहीं, शासन प्रशासन चलाने का अधिकार नहीं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर चयन होने, निर्वाचित होने का अधिकार नहीं। सामाजिक दृष्टि से देखो तो अमीर गरीब का बहुत बड़ा भेद, अधिकतर जनसंख्या गरीब होना, जाति प्रथा का बड़ा मजबूत होना, छुआछूत का होना, इस तरीके की समस्याएं। तो हमारी संविधान सभा जो है वो इन सभी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए, बिल्कुल किनारे करते हुए, अपने लिए एक जो नया आवरण बनाया है उस नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अपने लिए जो नया संविधान बना रहा है, जो नया ढांचा रच रहा है, जो राजनीतिक ढांचा, जो सामाजिक ढांचा बनाया जा रहा है, उस ढांचे को अपनाते हुए आगे चलने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी बात कही गई। तो इसलिए इसमें संविधान सभा को एक जीवित व्यक्ति के साथ तुलना कर दी गई कि एक संविधान सभा को पूर्ण राष्ट्र मान लिया गया जवाहरलाल नेहरू की इस दलील के तहत। और बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का कथन है। प्रयोग करें, आप इसका यूज करें आंसर राइटिंग में। इस तरीके के कथन यूज करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बच्चा है, दम है, कुछ है इसके अंदर, कुछ अलग है, सोचने समझने की शक्ति है। ये चीजें का प्रयोग करना है आपको। तो वो है हमारे प्लस पर। मैंने देखे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे से, नॉर्मली बहुत सारे लोग नहीं चेक करते आंसर राइटिंग चेक, लेकिन मैं चेक करता हूँ, मेरी क्लास में ही कर देता हूँ आंसर राइटिंग चेक। तो लिख करके लेके आते हैं, मेरे को आश्चर्य होता है इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में 19-19, 20-20 साल के बच्चे इतना बेहतरीन लिखते हैं। तो ये लगता है कि हाँ लोग हैं, दम तो है हिंदी माध्यम में, बस उनको एक सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, एक सही गाइडेंस वाला नहीं मिल रहा है जो उनको इन चीज़ों में भी हेल्प कर सके। तो वो थोड़ा सा प्रयास मेरी तरफ से तो रहता है कि मेरी क्लास में जो आते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में समझाते भी हैं, और उनके जो सवाल जवाब है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको मैं वहीं पर चेक करके फॉर्मेटिंग भी करता हूँ, और मैं ये चीज़ परख जाते हैं कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है। उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी तरफ से भी रहते हैं, हम भी जान लगाते हैं कि हाँ चलो ये बच्चा है, ये मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की क्षमता है, ईमानदार है, तो हम भी उसके लिए मेहनत करें। तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। मैं कभी अगर जिसने ज्वाइन कर रखा है वो भी, जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई करके आ सकते हैं, LYLIVE। जब भी ज्वाइन करें इस कोड के अप्लाई करके आप वहाँ पर आना, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करता रहूँगा वहाँ पर, और बहुत एंड तक, एग्जाम के पास होने तक पर्सनली गाइड करता रहूँगा। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। सेम चीज जो मैंने अभी अभी बता दी वो इसी में है कि नया आवरण पहनने की तैयारी कर रहा था, पुराने सामाजिक बंधनों, ऊंच नीच के बंधन को तोड़ते हुए, और राजनीतिक पुराना जो समस्याएं थी उससे निकलते हुए हमने क्या अपनाया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारे मूल्य, इनके आधार पर हमने संविधान में चीजों को समाहित किया। इसके साथ साथ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए यहाँ पर,
उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। और ये बिल्कुल सही भी है, भारत की संविधान सभा कोई बाहरी हस्तक्षेप से नहीं बनी थी, हमारी खुद की चुनी हुई और नामांकित संविधान सभा थी। भारतीय लोग उसमें सम्मिलित थे और भारतीयों के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित थे, और उस समय के वो सभी नैतिक तौर पर जाने माने व्यक्ति सम्मिलित थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी या देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्षरत रहे थे। और इसीलिए हमारी संविधान सभा ने बेहतर फ्री होकर के काम किया, किसी के बाहरी हस्तक्षेप में हमने काम नहीं किया, किसी के दबाव में हमने कुछ चीज़ें नहीं अपनाई, हमने अपने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने सोच विचार करते हुए उन चीज़ों को अपनाते हुए हम चले। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे जानिएगा, समझिए, इस लाइन में बहुत गहराई छुपी हुई है। अभी तक हमने देखा कि संविधान के माध्यम से सरकार को या सत्ता को निरंकुश होने से रोका जा सकता है, सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन संविधान केवल सीमाएं लगाने का ही काम नहीं करता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सामाजिक चीजों को हमने बदला, सामाजिक बंधन और सामाजिक कुरीतियां थी, ऊंच नीच का भेद था, उससे निकलकर नया आवरण ढाल पहनने की ओर हम चल रहे हैं। तो ऐसे में संविधान क्या करता है कि उन लोगों को भी, जो लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनको अभी तक उतनी भागीदारी नहीं मिल पाई, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उनको भी सत्ता में भागीदार बनाने के लिए प्रयास करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आरक्षण। ठीक है, आरक्षण आपने देखा, संविधान जब बना तो लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, क्योंकि उस समय उनकी दशा जो थी वो बहुत खराब थी, छुआछूत और अन्य सामाजिक बहिष्कार की समस्याएं होती थी, मेन स्ट्रीम में नहीं थे, मुख्य धारा में नहीं थे, महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थे, सत्ता में का हिस्सा नहीं होते थे। तो ऐसे में उनको भी सत्ता का हिस्सा देने के लिए संविधान ने ही प्रयास किया। ये अधिकार, ये आरक्षण आपको किसने दिया? संविधान ने ही दिया। कई सारे लोग कहेंगे अंबेडकर ने दिया। अरे भाई, संविधान ने दिया। अंबेडकर जो है वो उसके प्रणेता थे, ठीक है, उनका विचार था, ठीक है, और उन्होंने इसको प्रतिपादित जरूर किया, लेकिन अगर संविधान में सम्मिलित नहीं होता तो आपको थोड़ी मिलता, किसी को भी। वो संविधान में सम्मिलित हो गया इसलिए आपको मिला। हाँ, उसके जनक हम कह सकते हैं बी आर अम्बेडकर जी थे, उनका श्रेय उन्हीं को है, उससे, और उन्हीं के कारण आज देखोगे बहुत सारे समाज में लोगों को समानता का अधिकार मिल पाया, इक्वेलिटी उनको मिल पाई, और एक सही दर्जे पर, एक सही स्टेटस तक वो लोग आकर के पहुंच सके। और एक बहुत बड़ा तबका है जिनको आरक्षण के लाभ मिलने के कारण अपना विकास करने का और मुख्य धारा में आने का मौका मिला। और ये सारी की सारी चीजें संविधान में ही हैं। अभी हाल में ही देख लो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसको सवर्ण आरक्षण कहा जाता है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से भी क्या, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपना उत्थान करने का मौका मिला। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहां पर भी अपना विकास करने का मौका मिला। तो ये आया कहां से? संविधान से ही आया, संविधान ने ही दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब संविधान ने आपके परंपरागत रूप से सत्ता से अलग रहे लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाने के लिए भूमिका निभाई। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम अगर लें तो हम ले सकते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां व 74वां संशोधन। और उसके माध्यम से आप कहोगे क्या किया गया? तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सत्ता से बिल्कुल वंचित था। धर्म तो छोड़ दो, जाति तो छोड़ दो, धर्म जाति के अलावा एक ऐसा वर्ग था जो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो वंचित ही था, हाशिए पर था, भागीदारी ही नहीं थी।
लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, 1/3 आरक्षण मिला। किसको मिला, किसको मिला भाई, महिलाओं को मिला। कहां मिला, पंचायती राज और नगर जो प्रशासन है उसमें स्थानीय शासन यानी कि। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी मिली। परंपरागत रूप से सत्ता में भागीदार नहीं थी, हिस्सेदार नहीं थी। कितनी महिला नेताओं को आप जानते हैं, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कितने आप में से ऐसे मित्र हैं मेरे, कितने ऐसे दोस्त हैं जो मेरे को 20 महिला नेताओं के नाम बता सकते हैं, आजादी के बाद से आज तक का ले लो, आजादी के बाद से आज तक के ले लो और 20 महिला नेताओं के नाम लिख करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको कि हाँ चलो भाई इस बच्चे में थोड़ा सा तो दिमाग है। और जो नहीं भी बता पाएंगे तो उसमें आपकी गलती नहीं है, अपने आप को दोष नहीं देना है। कारण यह है कि रही ही बहुत कम है, बहुत कम ही महिलाएं रही हैं इस राजनीति में सक्रिय, सत्ता में, और उनमें भी नामचीन कुछ ही रही, जिसमें आप अभी लोग बता रहे, जैसे कुछ सरोजनी नायडू कह रहे हैं, कुछ राजकुमारी अमृत कौर कह रहे हैं, कुछ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, और भी कुछ जो है जैसे डिंपल यादव, कुछ कुछ मिली, कुछ जो है वो अपने संघर्ष के बल पर आई, कुछ अपने परिवार के दम पर आगे आ गए। लेकिन कितने आए, गिने चुने कुछ कुछ आपको याद होंगे। लेकिन आपसे कहेंगे पुरुष बता दो जरा, आजादी के बाद से पुरुष नेताओं के नाम बता दो। मैं श्योरिटी से बता रहा हूं आपको, मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का कि आप में से जो बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी लेता होगा वो भी कम से कम 40-50 नेताओं के नाम गिना देगा। भाई 15-16 तो प्रधानमंत्री ही गिना दोगे, राष्ट्रपति ही गिना दोगे, समझ रहे हैं ना। तो बाकी नेता गिनाओगे, बता दोगे आराम से। कारण क्या, क्योंकि उन्हीं का कब्जा रहा, उन्हीं का प्रभुत्व रहा। और स्थानीय शासन पर, पंचायती राज में, नगरीय प्रशासन में, वहां पर तो बिल्कुल बहुत ही खराब स्थिति थी। तो ऐसे में एक परंपरागत रूप से सत्ता से वंचित वर्ग था, सत्ता में भागीदारी नहीं थी। तो उसको सत्ता में भागीदारी किसने दिलाई, संविधान ने दिलाई, है ना। आप कहोगे, लोग कहेंगे सरकार ने दिलाई। भाई सरकार ने एक प्रयास किया, सरकार ने क्या किया, प्रयास किया, सरकार ने कदम बढ़ाया, इनिशिएटिव लिया, लेकिन वो हक जो है वो संविधान ने दिया। संविधान में संशोधन हुआ, संविधान में बातें शामिल हुई अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, तो वो अधिकार मिला उनको संविधान से। तो संविधान केवल सत्तासीन लोगों की शक्ति पर निरंकुश ही नहीं लगाता है, बल्कि परंपरागत रूप से जो सत्ता से विमुख लोग हैं, जिनको भागीदारी नहीं मिल पाई, हिस्सा नहीं मिल पाया, उनको वो हिस्सा भी देता है, उनको सशक्तिकरण भी करता है, एम्पावरमेंट भी करता है आरक्षण के माध्यम से। तो भारत का संविधान इसी तरीके से काम करता है। और ये सवाल आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा जितने भी दोस्त हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा मेंस में। मेंस में सवाल आ जाएगा कि संविधान सत्ता की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाता, बल्कि सत्ता से दूर रहे वर्गों या लोगों के सशक्तिकरण का औजार भी उपलब्ध कराता है। क्या आप किस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए या आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तब आपको लिखना है। सवाल कहां से बना? एनसीईआरटी से ही बन गया, क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, बाहर से तो नहीं टपका। अब जब हम एग्जाम में जाकर के देखेंगे, जीएस के पेपर 2 में, फिर देखेंगे यार ये सवाल कहां से आया, ये तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये कहां से कैसे कैसे आ गया। अलग से थोड़ी आया, एनसीईआरटी में ही है। बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए, एनालिटिक वे में देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहां से सवाल कैसे आ सकता है, कैसे आपको इसका यूज करना है। एक सामान्य क्लास का बेनिफिट आपको यही है। किताबें सभी पढ़ते हैं, सभी बच्चे से लेकर बड़े तक उम्र भर पढ़ते रहते हैं, उससे आप एक बेसिक सी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एग्जाम के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्लास करनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास का विकल्प नहीं है, कोई क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। समय पैसा हर किसी की बचत है उससे, और एक समझ जो डेवलप होनी चाहिए वो डेवलपमेंट आपके यहाँ से हो सकता है क्लासेस के माध्यम से। हमने भी क्लासेस करी हैं, है ना। हम भी आज ये जो समझ विकसित कर पाए हैं
तो ऐसे ही नहीं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ साथ ना, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, एमए, डबल एमए, फिर बीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट इतनी बार, इतने सारे डिप्लोमा, ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा, रूरल डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में डिप्लोमा, यूपीएससी की तैयारी के लिए की गई क्लासेस, पढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस फ्री में, जो एनजीओ, मेरा एनजीओ है ललित यादव की पाठशाला, उसके लिए मैं जो पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ फ्री में, डेली 2-3 घंटे सड़क पर रहने वाले बच्चे या स्लम में रहने वाले बच्चे, उनको जो सिखा रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये निचोड़ निकल कर आता है, उन सब चीज़ों से, उन एक्सपीरियंस से ये जो विचार हैं वो डेवलप होते हैं, और उन्हीं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप लोग उस एक्सपीरियंस, उस लाभ, उसका लाभ उठा करके अपना माइंडसेट भी वैसे बना सके, एक इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति विकसित करें, आगे बढ़े लाइफ में। समझ रहे? तो ऐसे ही संविधान भी करता है। संविधान भी क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से अपनी पुरानी जो समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसको उसी के अनुभव से आगे बेहतर करने का प्रयास करता है, आपको बेहतर अधिकार देता है। संविधान भी वही चीज है, सिर्फ एक जीवित दस्तावेज इसीलिए है क्योंकि संविधान संशोधन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और उस अमेंडमेंट से ही आप देखोगे कि समय समय पर आपके अधिकारों में वृद्धि, इंक्रीमेंट आपके होता रहता है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। ये सेम वही आरक्षण के अंतर्गत आ गया। अभी वो हमारा इंटेलिजेंट बच्चा एक बार फिर से आया है, बड़े प्यारा, स्वीट सा, मासूम सा, बेहतरीन सा बच्चा है, वो स्नेह है हमें इस बच्चे से। इतने इंटेलिजेंट हम तो अभी भी नहीं है जितना इंटेलिजेंट ये बच्चा है यहाँ पर, इतना अच्छा सोचता है, समझता है। कारण क्या? क्योंकि गहराई से विश्लेषण करता है, बात सुनता है अपने टीचर की, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि स्कूल में हमें इतनी अच्छी तरीके से कोई पढ़ाई मिली हो। जब सरकारी स्कूल में भी पढ़े तो वहाँ पर भी इस तरीके की हमें नहीं मिलती थी डीप नॉलेज। हम इस तरीके के सवाल नहीं, हमारे दिमाग में सवाल आते थे कि मास्टर जी आपकी कुर्सी धूप में लगाएं कि छाया में लगाएं, मास्टर जी बोरी पे बैठ जाएं। बोरी होती थी, कुर्सियाँ नहीं मिलती थी हमें। आप तो बड़े अच्छे टाइम में हो कि आप बहुत अच्छी हाई क्लास फैसिलिटीज़ के साथ है, बोरी के ऊपर पढ़ते थे, अपनी बोरी खुद लेकर के जाते थे, घर से बस्ता ले जाते थे, बोरी के अंदर कट्टा होता था। कट्टा मतलब एक प्लास्टिक की बोरी टाइप की होती थी जिसमें खाद आता था, जो खेतों में छिड़का जाता है, वो होता था। उसी में कॉपी किताब लेते, उसको पीछे लटका करके या सर पे रख करके जाते स्कूल में, और अपनी जगह पर जब पहुंचते तो किताबें निकाल करके उस कट्टे या उस बोरी को अपने नीचे लगा लेते, उसके ऊपर हम बैठते और उसी के ऊपर हम पढ़ते थे। तो हमारा दिमाग में सवाल ये होते थे अलग किस्म के कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो कि भाई मास्टर जी कौन सी भैंस अच्छी है, किसकी भैंस कितना दूध देती है, क्योंकि बातें इस तरीके से होती थी। कौन छुट्टी मार करके कैसे निकले, बंक कैसे मारे, मास्टर देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, कैसे चुपचाप से निकल करके दीवार कूद के, दीवार फांद करके बाहर निकल जाएं। आधी छुट्टी कब होगी, आधी छुट्टी में क्या करेंगे, वो प्लानिंग चल रही होती थी कि रिसर्च होगी, छुट्टी होगी, आधी छुट्टी होगी, क्रिकेट खेलेंगे, टीम बनाएंगे अपनी। पहले ही क्लास में बना लेते थे टीम कि ये तेरी टीम, ये मेरी टीम, चलो मैच करेंगे। आधे घंटे का रिसर्च मिलता था, उसी में खेल लेते थे। तो वो हमारे सवाल होते थे। इस तरीके के गुणात्मक सवाल हमारे मन में कभी नहीं आए। तो ये एक विडंबना है हमारी शिक्षा व्यवस्था की कि जो क्वालिटी उस समय मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मेरे को लगता है कि आज हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसी एजुकेशन अगर स्कूली स्तर पर हमें मिल जाती तो बहुत चीज़ों में बदलाव किया जा सकता था। बहुत लाखों हजारों बच्चे ऐसे थे जो सक्षम, कामयाब बन सकते थे, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप बस, आपको भी वो ईमानदारी, वो जज्बा दिखाना पड़ेगा, लेकिन शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, वो तभी हो। आपकी ईमानदारी, जज्बा केवल आपके क्लास देख लेने से नहीं साबित होगा, इसको शेयर भी करना पड़ेगा ताकि उन हजारों लाखों बच्चों तक भी ये क्लासेस पहुंच जाएं जिनको आज भी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और ये तो फ्री ही है, तो कम से कम इसको तो पहुंचाओ। आप दूसरे को शिक्षित करने में, जागरूक करने में भागीदारी निभाओ, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग शेयर करते ही नहीं है। इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा वीडियो आ जाएगा व्हाट्सएप पर कि ये वीडियो अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारे को रात होते होते
खबर सुनने को मिलेगी और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तुम्हारे घर में कोई एक अप्रिय घटना हो जाएगी, या तुम्हारा प्रेम संबंध टूट जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको 10 लोगों तक भेज दिया तो तुम जिस व्यक्ति को पसंद करते हो वो पसंद तुम्हारे पास दौड़ करके आपस करके मिल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उनको लाखों की संख्या में शेयर कर देते हैं वाहियात किस्म के मैसेज, वाहियात किस्म के छोटे छोटे ऐसे वीडियो जिसमें आप उल्टे फुल्टे कुछ, कोई डांस कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, गाली वाले गाने आप भयंकर शेयर करते हैं। लेकिन जहां पर आपको ज्ञान मिल रहा है, जहां पर एक टीचर 1.5 2 3 घंटे, 7 8 घंटे, मैंने तो 12 घंटे भी नॉन स्टॉप क्लासेस लिए हैं बिना रुके बिना थके, उनको शेयर नहीं करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन भी डाउन होता है। फिर कई बार लगता है कि पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सच में ही नहीं चाहते कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। उनको वही पसंद है कि किसने किसको मारा, किसने कौन सी लिपस्टिक लगाई, कौन सी हीरोइन ने आज कौन सी ड्रेस पहन करके क्या जलवा दिखाया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारा मोटिवेशन भी इसी से बनता है जब आप इन चीज़ों को शेयर करते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा भी मोटिवेशन रहेगा और हम भी उतनी ही मेहनत से आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो ये बच्चे आए, ये बच्चे कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य सामाजिक बदलाव के लिए आतुर थे, लेकिन हम तो यह भी कहते हैं कि संविधान सभा में हर तरह के विचार रखे गए थे। तो एक गहरी सोच रखी, इन्होंने समझाया और ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं वो सामाजिक बदलाव के लिए आतुर थे, इसीलिए उन्होंने समानता लाया, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट लाया, आरक्षण का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, अस्पृश्यता को अंत किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए, बहुत सारी चीजें की गई। सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों के सभी तरीके के विचारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन उस प्रतिनिधित्व ने क्या किया, जो खराब चीजें थी उनको हटाने के लिए काम किया और जो और बेहतर चीजें ला सकते थे उसके लिए उन्होंने काम किया। तो बच्चा समझदार है, सही सवाल इन्होंने पूछा। अब अगली बात कि हम भाई संविधान सभा की तरफ मुड़ करके क्यों देखें। तो संविधान सभा की तरफ मुड़कर देखने से पहले जरा कुछ चीजें बता ली जाए जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बाकी की जो अगली चीज है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अनअकैडमी पर जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें और आपको लगता है कि हम बहुत ईमानदारी से, मेहनत से आपसे को पढ़ाते हैं, उतनी ही ईमानदारी मेहनत से वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, इससे अच्छी होती हैं, और भी सभी टीचर्स की क्लास मिल जाती हैं, सभी मिल कर के पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो अपने एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हमसे भी बेहतर टीचर्स हैं, तो वो आपको ज़्यादा जल्दी सफलता की तरफ ले जाती हैं। अगर वो कभी भी कोर्स ज्वाइन करना है तो ये रेफरल कोड अप्लाई कर देना, LY लाइव, और आपको लगता है कि मेरे से आपको कुछ भी ज्ञान मिला, इंसान बनने में थोड़ी सी भी मदद मिली, तो ये कोड लगा देना। अनअकैडमी का कोर्स लगे, जब भी लें, कोई भी कोर्स लें तो बिंदास ये कोड लगा देना, सुनिश्चित हो जाना। उसके बाद मेरे को कॉल करना, मेरे को बताना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। कॉन्टैक्ट डिटेल और PDF दोनों आपको मिल जाएगी, ठीक है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला पर। ये मेरे कोर्सेज हैं ऑप्शनल के, 3 ऑप्शनल पढ़ाता हूं मैं, और इससे GS का लगभग 60% एरिया कवर हो जाता है। स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस मैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी करवा रहा हूँ, वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में उस रेफरल कोड के साथ। LY लाइव कोड अप्लाई करके वहाँ पर आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरे को फॉलो कर लेना है अनअकैडमी के ऐप पे जाकर, तो आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो यही है, ईमानदारी से आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, इस कोड का प्रयोग करते चले जाइए, भूलना नहीं है LY लाइव। और मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा और बेहतर तरीके से आगे तक लेकर के चलूँगा। अगर आप एक अच्छा मार्गदर्शन चाहते हैं 1 to 1, जो कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को लिए करता हूँ, पर्सनली आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं मेरे साथ जुड़ने के, तो वो आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो जब भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें तो इस कोड को प्रयोग कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और लाइक शेयर जरूर करना यार, लाइक शेयर बहुत कम करते हो, नहीं करते हो लाइक शेयर, मज़ा नहीं आता है, मोटिवेशन नहीं आता है। शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, दोस्तों तक पहुँचाओ, और ज़रा जोश दिखाओ। हाउस द जोश, कैसा है भाई जोश, हाउस द जोश, एक हाई जोश रखना है। चलिए आप सबसे मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत,
लेट्स क्रैक इट।